मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी का आज राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा रिवायती इस्तकबाल। सदर द्रौपदी मुर्मू से करेंगी मुलाकात। वजीर आजम मोदी और वजीर खारजा साथ दोनों ममालिक के मफादात पर होगी दो फरीकी मीटिंग। चौहत्तरवें यौम जमहूरिया की माक़ाबिले शाम सदर द्रौपदी मुर्मू का कौम से खिताब। आज शाम 7 बजे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स पर बराह रास्त किया जाएगा नश्र। तेरहवें कौमी यौम राय दहिंदगान पर आज नई दिल्ली में मरकजी तकरीब का किया जाएगा इनेकाद। सदर द्रौपदी मुर्मू होंगी मेहमान खुसूसी। इस बार थीम है वोट डालने जैसा कुछ नहीं, मैं यकीनी तौर पर देता हूं वोट। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में इमारत जमी बोझ 14 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मजीद कुछ के मलबे तले दबे होने का खदशा। तलाशी मुहिम जारी। क्रिस हेपकंस ने न्यूजीलैंड में वजीर आजम की हैसियत से लिया हलफ। गुज़िश्ता हुकूमत में काबीना वजीर रहते हुए कोविड के खिलाफ अदा किया था अहम किरदार। टीम इंडिया का न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप। आखिरी मैच 90 रन से जीतकर वनडे का नया बादशाह बना भारत। कई अवार्ड जीतने के बाद नाटू नाटू ने रकम की एक और तारीख। RRR का गाना ऑस्कर में बेहतरीन ओरिजिनल गाने के तौर पर हुआ नामजद। भारत की 2 दस्तावेजी फिल्में ऑल दैट ब्रीथ्स और द एलिफेंट विस्पर्स भी ऑस्कर की दौड़ में शामिल। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डाल लेते हैं। 74वें यौम जमहूरिया के मौके पर आज सदर द्रौपदी मुर्मू कौम के नाम अपना पैगाम देंगी। ये खिताब हिंदी में शाम 7 बजे ऑल इंडिया रेडियो के पूरे कौमी नेटवर्क और तमाम दूरदर्शन चैनलों पर नशर किया जाएगा। इसके फौरन बाद खिताब के अंग्रेजी मतन का टेलीकास्ट किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में खिताब को टेलीकास्ट करने के बाद इसे दूरदर्शन के इलाकाई चैनलों के जरिए इलाकाई जबानों में टेलीकास्ट किया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो खिताब का अपने मुतालिका इलाकाई नेटवर्क्स पर रात 9:30 बजे नश्र करेंगे। आज 13वां कौमी यौम राय दहिंदगान मनाया जा रहा है। इस साल की थीम नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, यानी वोटिंग की तरह कुछ नहीं, मैं यकीनी तौर पर वोट देता हूं है। और कौमी यौम राय दहिंदगान का बुनियादी मकसद लोगों में इंतखाबात के तय बेदारी पैदा करना और उन्हें इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने की तरगीब देना है। आज इस मौके पर दिल्ली में इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें सदर द्रौपदी मुर्मू मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद होंगी। प्रोग्राम के दौरान सदर मुमलिकत साल 2022 के लिए कौमी अवार्ड पेश करेंगी। 2022 के दौरान इंतखाबात के इनेकाद में शानदार कारकर्दगी के लिए रियासती और जिलाई सतह के अफसरान को बेहतरीन इंतखाबी तर्ज अमल के लिए कौमी अवार्ड पेश किए जाएंगे। इनमें IT इक़दामात, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट, काबिल रसाई इंतखाबात, वोटर लिस्ट और वोटर बेदारी जैसे शोबे शामिल हैं। ECI की इशात इलेक्टिंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट एन इलस्ट्रेटेड क्रॉनिकल ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की पहली कॉपी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार सदर को पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वजीर हसन रोड पर वाक़े आलिया अपार्टमेंट की 4 मंजिला इमारत अचानक गिरने से कई लोग दब गए। इत्तला मिलते ही NDRF, SDRF और पुलिस की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई, जिसमें 12 अफराद को बहिफाजत बचा लिया गया है और अब भी 5 अफराद दबे हुए बताए जा रहे हैं। इंतजामिया के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन आइंदा 12 घंटे तक जारी रह सकता है। रियासत के वजीर सेहत ब्रजेश पाठक और शहरी तरक्की के वजीर AK शर्मा ने जाए हादसे का दौरा किया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ओहदेदारों को हर मुमकिन मदद फराहम करने और जख्मियों को बाहिफाजत बाहर निकालने की हिदायत दी है।
मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी अपने सरकारी दौरे पर भारत में हैं। उन्हें इस साल यौम जमहूरिया की तकरीबात में मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया है। ये पहला मौका है कि मिस्र के किसी सदर को मेहमान खुसूसी बनाया गया है। आज राष्ट्रपति भवन में उनका बाकायदा इस्तकबाल किया जाएगा। इसके बाद मिस्री सदर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मसाइल पर 2 फरीक़ी मीटिंग होगी। अल सीसी के साथ एक वफ्द भी भारत का दौरा कर रहा है। सदर अल सीसी का भारत का ये दूसरा दौरा है। वजीर आजम मोदी ने कल उनकी आमद पर एक पैगाम में कहा कि मिस्र के सदर का यौम जमहूरिया की तकरीबात के मेहमान खुसूसी के तौर पर भारत का दौरा तमाम भारतीयों के लिए बहुत खुशी की बात है। वजीर आजम ने कहा कि वो कल सदर अल सीसी के साथ बातचीत के मुंतजर हैं। भारत और नेपाल के स्टार्टअप माहौलियाती निज़ाम को एक साथ लाने के लिए काठमांडू में भारतीय सिफारतखाने में कल एक इंडिया नेपाल स्टार्टअप कनेक्ट इवेंट का इनेकाद किया गया। इस तकरीब का एहतमाम भारत नेपाल के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने और भारत की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर किया गया था। इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए नेपाल में भारतीय सफीर नवीन श्रीवास्तव ने भारत की G20 सदारत और भारत की सदारत में G20 फाइनेंस ट्रैक में नेपाल की शिरकत पर जोर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा करेंगे, जिसमें मुल्क भर से हजारों तलबा परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में वजीर आजम से रूबरू होंगे। प्रोग्राम से मुताल्लिक सिलीगुड़ी में तलबा और तालिबात ने अपने ख्यालात का इजहार किया। परीक्षा पे चर्चा is an initiative taken by our honorable Prime Minister from 2018, and I think it is one of the greatest steps that our Prime Minister took, as it allows us students to share our questions as well as our thoughts to the Prime Minister, which I think no other Prime Minister in any country did. मैं श्री प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ये योजना बनाने के लिए। इससे हमें शांति मन से अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिल सकता है और हम शांत मन से अपना एग्जाम भी दे सकते हैं। उनके इस प्रोग्राम से बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा उत्साहित हुए हैं और वे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं। उनके ये प्रोग्राम के बाद हमारे बच्चे अपने परीक्षा में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किए हैं और परीक्षा में ही नहीं अदर एक्टिविटीज़ में भी बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किए हैं। भोपाल के मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 8वां भारत बैनुल-अक़वामी साइंस फेस्टिवल जारी है। इस फेस्टिवल में साइंस और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ नुमाइश लगाई गई है। ऐसी ही एक नुमाइश मध्य प्रदेश में पाए गए डायनासोर के बाक़ियात की है, जिसमें डायनासोर के करोड़ों बरस पुराने बाक़ियात की नुमाइश की गई है, जो लोगों की तवज्जो का मरकज़ है। इसका जायज़ा लिया हमारे नुमाइंदा अजीत द्विवेदी ने। भोपाल में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में यहाँ पर डायनासोर के जीवाश्म यहाँ पर रखे गए हैं, जो कि 10,000 करोड़ साल से लेकर 6,500 करोड़ साल पुराने हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये फीमर यानी जांग की हड्डी जो है बताई जा रही है डायनासोर के साथ में। ये जो अंडे हैं, जो एग हैं डायनासोर के, वो यहाँ पर रखे गए हैं। भार के पास इनकी खोज की गई थी। हमारे साथ विशाल वर्मा जी हैं, जो कि इसके खोज करता है और पूरा ये इसको मैनेज कर रहे हैं। बताएं हमारे दर्शकों को किस तरीके से ये कौन कौन से फॉसिल्स हैं और कितने पुराने हैं ये? हाँ, ये लगभग 7 करोड़ साल पुराने लगभग ये पेड़ों के जीवाश्म है। ये मंडला घुआ का जो फॉसिल है वो फूल देने वाली वनस्पति है। ये जो है बिना फूल के सीधे बीज देने वाली वनस्पति है। ये जो आप पीले रंग के फॉसिल देख रहे हैं, जीव देख रहे हैं, ये एमोनाइट है, ये ऑयस्टर है, ये बाइवॉल्व है। ये सितारा मछली के 2 रिश्तेदार हैं। सितारा मछली बच्चों में बहुत पॉपुलर है। ये एमोनाइट जिसको हम बोलते हैं घोंगा, तो ये सब के सब ट्यूरेनियन काल के हैं। लगभग 8.9 करोड़ साल से लेकर 8.3 करोड़ साल के आसपास। ये जो आप देख रहे हैं हरा पत्थर, इस तरह के हरे पत्थर, ये कैम्पेनियन काल का है और इन पत्थरों के अंदर से इस तरह के दांत निकले हैं। ये सारे के सारे शार्क के दांत हैं। 6 तरह की शार्क के दांत इसमें आप देख सकते हैं। हर गोल चीज अंडा नहीं होती, उसके ऊपर जो छिलका मिलता है हमको, इससे पहचान होती है कि कौन सा डायनासोर है। पहले बात डायनासोर है या नहीं है, और यदि है तो कौन सा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये लगभग 18 सेंटीमीटर व्यास का है और
डायनासोर जो है एक साथ एक अंडे भी देता था और कई साथ कभी कभी 15-20 अंडे भी देता था। तो ये टाइटेनोसॉर नाम का जो पर्वताकार डायनासोर होता था, ये उसका अंडा है। ये लगभग 6.5 करोड़ साल पुराना है। करोड़ों साल पुराना ये जो डायनासोर का जो अंडा हम कह सकते हैं वो मेरे हाथ में इस वक्त है, जो काफ़ी भारी है और ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि दुर्लभ चीज़ जो है ये यहाँ पर जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है वहाँ पर प्रदर्शित की गई है। अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज़, भोपाल। और बनारस से डिब्रूगढ़ के दरमियान 3200 किलोमीटर के सफर पर निकला एमवी गंगाविलास रिवर क्रूज अपने खिदमात के लिए सुर्खियों में है। इसे देखने की हसरत लिए हर पड़ाव पर लोग खिंचे चले आते हैं। डीडी न्यूज पहुंचा दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज पर। पानी पर तैरे 5 स्टार सहूलतों से लैस इस रिवर क्रूज की खासियत को करीब से भी जाना। तो हम पहुंच चुके हैं दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगाविलास रिवर क्रूज पे। और क्या है ये रिवर क्रूज और किस तरीके की फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं वो सब आपको आज हम दिखाने वाले हैं। और पहली बार डीडी न्यूज़ पर आप ये चीज़ तस्वीर देखेंगे। हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ रखी गई है और क्या क्या यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ के स्विस सैलानियों को दी जा रही हैं। तो हमारे साथ इस वक्त एमवी गंगाविलास रिवर क्रूज़ के जो ओनर हैं राज सिंह, वो इस वक्त मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो अब मैं जानना चाहूँगा कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज़ कहा जा रहा है, तो क्या है यहाँ की खासियतें और किस तरीके से आप लोगों ने इसको मेंटेन किया? जो डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, एक जहाज़ से 2 रिवर सिस्टम्स को जोड़ने वाला सबसे लंबा रिवर क्रूज़ है दुनिया में। दूसरी चीज़ क्या है कि गंगाविलास अगर आप देखें इंटीरियर में है, तो आप नीचे से आए हैं तो नीचे की कलर स्कीम्स देखिए और ऊपर की कलर स्कीम्स देखिए किस तरह से है। इसकी आर्ट देखिए, इसकी जो हर चीज़ है वो हाथ की बनी हुई है, हमारे कलाकारों की बनी हुई है। तो आप यहाँ डाइनिंग हॉल में आए हैं, देखिए कि इसकी कलर स्कीम्स क्या है, इसमें कितनी लाइट आती है। और यहाँ भी हर चीज़ जो है वो हाथ की बनी, जो फर्नीचर है आप देखिए वो भी अपना यहीं का है। ये देखिए कि ये कॉलोनियल नहीं है, ब्रिटिश नहीं है, मुगल है, ये अपना पोस्ट इंडियन 50s का है। लाइट्स हैं, ये भी हाथ की बनी हुई है, ये भी अलग प्रांतों से आई। तो हर जगह की जो चीज़ है और इसमें स्पेस देखिए किस तरह से हमने उसको बनाया है, क्या है क्या नहीं है। तो ये जो है ये गंगाविलास का डाइनिंग हॉल है। देखिए तो हमारे जो कलाकार हैं उनको उनकी कलाएं हैं, तो जब यहाँ आएंगी तो उनको उससे प्रोत्साहन मिलेगा, उनको ज़्यादा इनकम होगी, तो वो हमारे लिए देश के लिए अच्छा है। जैसा कि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं, हम उसी के हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि उसी दिशा में आगे जाए। कॉरिडोर भी मैं देख रहा हूँ आपने कुछ खास डिज़ाइन किया है, इस तरह से लग रहा है। देखिए मैंने बताया ना कि हमारे जो इंटीरियर वाले हैं उन्होंने हर चीज़ हैंडीक्राफ्ट में काम लिया। तो ये जो कारपेट है ये मिर्ज़ापुर का बना हुआ है, यूपी का, और ये इससे कंबाइन करता है दोनों चीज़ों को। तो ये क्या है कि इट मेक्स अ ब्यूटीफुल पैटर्न। ये है सनडेक। तो यहाँ जब मौसम बहुत बढ़िया होता है और जब जहाज़ चल रहा होता है तो लोग यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ घूम सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि समुद्री जहाज़ों में जब आप समंदर में जाते हो तो आपको कुछ नहीं दिखता है, बट यहाँ से तो पूरा सब चीज़ दिखता है दोनों तरफ से। तो यही फ़र्क है जो रिवर क्रूजिंग का, जो बहुत आनंददायी है। तो हमने आपको दिखाया दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज और ये भी बताया कि क्यों ये खास है और क्या खासियतें इसकी हैं। अपने सहयोगी राहुल चोपड़ा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, एमवी गंगाविलास रिवर क्रूज से। और RRR यानी RRR जब से रिलीज हुई है उस वक्त से चाहर जाने फिल्म की तारीफ हो रही है। इस फिल्म ने अब तक के खिताब अपने नाम किए हैं। SS राजमौली की फिल्म RRR के नगमे नाटू नाटू को ऑस्कर के 95वें एडिशन में ओरिजिनल सॉन्ग के जुमरे में नामजद किया गया है। नाटू नाटू नगमा MM केरवानी ने तैयार किया है, चंद्र बोस ने नगमा लिखा है। इस फिल्म के डायरेक्टर मारूफ हिदायतकार SS राजमौली हैं। वहीं शोनिंग सेन की डॉक्यूमेंट्री ऑल वी ब्रेथ्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म्स के जुमरे में नामजद किया गया है। 2 भाइयों की ये कहानी है जिनकी जिंदगी का मकसद परिंदों का इलाज करना है। और हाइड्रोजन को कायनात में वाफिर मकदार में दस्तयाब साफ तरीन ईंधन समझा जाता है
और आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको इसी ईंधन के बारे में। आईआईटी दिल्ली में वाक़ एक स्टार्टअप ने गाड़ियों में साफ और सब्ज हाइड्रोजन ईंधन के इस्तेमाल की सिमत में एक अहम पहल की है। एहॉर्ट्स नामी एक स्टार्टअप ने हाइड्रोजन ऑन डिमांड सिस्टम शुरू किया है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से गाड़ियों में ईंधन की खपत में तकरीबन 20% कमी मुमकिन है, जो कि फॉसिल फ्यूल पर इन्हिसार कम करने और कार्बन के अखराज को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। फॉसिल फ्यूल पर इन्हिसार कम करने, मुल्क को तवानाई में खुद कफील बनाने और कार्बन के अखराज को कम करने के मकसद से मरकजी हुकूमत ने हाल ही में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। हुकूमत की इस अहम कोशिश की हिमायत करते हुए आईआईटी दिल्ली के एक स्टार्टअप ने हाइड्रोजन ऑन डिमांड सिस्टम शुरू किया है, जो गाड़ियों के लिए साफ और सब्ज हाइड्रोजन ईंधन फराहम करता है। एहॉर्ट्स नामी एक स्टार्टअप ने ये देसी टेक्नोलॉजी तैयार की है, जो गाड़ियों में फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को 20% तक कम करके कार्बन के अखराज और आलूदगी की सतह को कम करने में मदद देगी। इस टेक्नोलॉजी की सबसे अहम बात यह है कि हाइड्रोजन को जखीरा करने से मुतालिक कोई मसला नहीं है। हम हाइड्रोजन को बनाते हैं और उसको फौरन इस्तेमाल कर लेते हैं, इसीलिए हम कहते हैं हाइड्रोजन ऑन डिमांड। तो हम उसको बनाते हैं, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं और उसमें कोई स्टोरेज नहीं करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोलिसिस की सहारे हाइड्रोजन को बनाते हैं और उसको फ़ौरन आईसी इंजन में उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे ये गाड़ी है, एक आम गाड़ी है जिसके अंदर हमने ये हाइड्रोजन ऑन डिमांड का जनरेटर लगाया। हम लोग इसको जनरेटर कहते हैं आज की भाषा में। जो बुद्धिजीवी हैं वो उसको इलेक्ट्रोलाइज़र बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइज़र से हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं और उसको इमीडिएटली अपने आईसी इंजन में इस्तेमाल कर लेते हैं। वी रेगुलेट दी हाइड्रोजन सो दैट जो कंबशन है वो बेस्ट होता है। हाइड्रोजन क्लीनेस्ट फ्यूल है, जिसकी वजह से जो टेल पाइप एमिशंस हैं वो स्टैंडर्ड से भी कम हो जाते हैं। एडवांस्ड हाइड्रोजन ऑन डिमांड सिस्टम के तहत किसी भी मौजूदा गाड़ी को हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हुए माहौल दोस्त गाड़ी में तब्दील किया जा सकता है। गाड़ियों में सिर्फ 20% हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल कार्बन के अखराज में 80 से 85% तक कमी ला सकता है। Can make any vehicle a fit vehicle and a clean vehicle and a green vehicle. एंड ऑफ कोर्स दूसरा काम हम इसमें साथ साथ कर रहे हैं, ये जितना भी डेटा है ये हम इसको कलेक्ट कर रहे हैं थ्रू इंजन डेटा एंड इट गेट्स स्टोर्ड ऑन टू द क्लाउड सो दैट वी नो हर गाड़ी नंबर ने कितना तेल बचाया, कितना उसने एमिशन कम किया। अगर हम 10 लाख गाड़ियां कर लेते हैं, जो हमारी 5 करोड़ गाड़ियां आज की डेट में पूरे हमारे देश में चल रही हैं, तो 10 लाख गाड़ी भी तो हम भारत सबसे आगे होगा कि हमने हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया। मौक़िक़ीन के मुताबिक हाइड्रोजन ऑन डिमांड सिस्टम किसी भी गाड़ी में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कार, बाइक, स्कूटर, ट्रैक्टर या फिर ट्रक। कायनात में वाफिर मकदार में मौजूद हाइड्रोजन का इस्तेमाल गाड़ियों को तवानाई से भरपूर बनाने और आने वाले वक्त में सिफर के अखराज का हदफ हासिल करने में मददगार साबित होगा। निशान सौरभ की रिपोर्ट, डीटी न्यूज उर्दू खबरें। और न्यूजीलैंड में लेबर पार्टी के रहनुमा क्रिस हिपकिंस ने मुल्क के वजीर आजम के तौर पर हलफ उठा लिया है। जसिंडा आर्डन के पिछले हफ्ते इस्तीफा देने के बाद हिपकिंस को न्यूजीलैंड का वजीर आजम बनाया गया। लेबर पार्टी ने इतवार को 44 साल के हिपकिंस को पार्टी का रहनुमा और मुल्क की क़यादत के लिए मुंतखब किया था। हिपकिंस आर्डन की काबीना में वजीर थे और उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ मुल्क में अहम किरदार अदा किया था। हिपकिंस के वजीर आजम बनने से पहले आर्डन ने गवर्नर जनरल सिंडी केरो को अपना इस्तीफा सौंपा और सिंडी केरो न्यूजीलैंड में किंग चार्ल्स के नुमाइंदे हैं। इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने शाह अब्दुल्ला दोयम से मुलाकात के लिए मंगल को उर्दन का दौरा किया। दोनों ममालिक ने यरूशलेम में अल-क़सा मस्जिद के सूरत हाल पर गुफ्तगू की। उर्दन के शाही दरबार ने कहा कि शाह अब्दुल्ला दोयम ने इसराइल से मुक़द्दस मुकाम का एहतराम करने की अपील की। अल-अक़सा मस्जिद को यहूदी और मुसलमान दोनों मज़ाहिब के अफराद मुक़द्दस मुकाम मानते हैं। हाल ही में इसराइल के सिक्योरिटी के वजीर अतमार बिन गोयर ने अल-अक़सा मस्जिद का दौरा किया था, जिसका मुतादिद इस्लामी ममालिक ने मजम्मत की। नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने दो फ़रीक़ी उमूर के साथ सिक्योरिटी और इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत की।
अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कांग्रेस से असलहों पर पाबंदी आयद करने के लिए तेजी से कार्रवाई करने की अपील की है ताकि अमेरिकी बिरादरी, स्कूल, वर्क पैलेस और घर महफूज रहें। कैलिफोर्निया में 48 घंटे के अंदर गोलीबारी के 2 वाकयात पेश आए हैं। व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में सदर बाइडेन और खातून अव्वल जिल बाइडेन ने इन दोनों हमलों में हुई अमवात पर दुख का इजहार किया है। गोलीबारी के 2 अलग वाकयात में तकरीबन 17 अफराद मारे गए और मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। अमेरिका की बाइडेन इंतजामिया ने फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया है। अमेरिकी वजारत खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि फिनलैंड और स्वीडन नाटो इत्तेहाद में शामिल होने के लिए तैयार हैं। नेड प्राइस ने कहा कि तुर्किया के साथ सह-फरीकी मुज़ाकरात में रखने के बाद फिनलैंड और स्वीडन जल्द ही नाटो में शामिल होना चाहते हैं। स्वीडन और फिनलैंड को नाटो का रुकन बनने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। तुर्किया ने नॉर्डिक ममालिक के साथ स्वीडन और फिनलैंड के नाटो की रुकनियत की अर्जी पर मुज़ाकरात को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। इससे कबल तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने स्वीडन और इंतबाह देते हुए कहा था कि स्वीडन को नाटो के रुकनियत के लिए तुर्की की हिमायत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। काबिल जिक्र है कि स्वीडन और फिनलैंड को नाटो इत्तेहाद में शामिल होने के लिए तुर्की समेत नाटो के तमाम मौजूदा अराकीन की मंजूरी जरूरी है। और आइए नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा पर। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू का ये बयान है कि IB और रॉ की रिपोर्ट को आम करना शदीद तशवीश का मौजू है। खुफिया एजेंसियों के हुक्काम की रिपोर्ट आम की जाती है तो वो मुस्तकबिल में खुफिया तरीके से काम करने से पहले दोबारा जरूर सोचें। ये बयान है किरण रिजिजू का, मरकजी वजीर कानून का। अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि इंडिया न्यूजीलैंड T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए टिकट की जो बुकिंग है वो शुरू हो चुकी है और ख़ास बात जो देखने में आई है वो ये है कि सुबह 4 बजे से लोग कतार में नज़र आ रहे हैं टिकट ख़रीदने के लिए। और साथ ही यहाँ ये भी बताते चलें कि ख़वातीन के लिए अलग से इंतज़ाम किया गया है, यानी अलग लाइन उनकी होगी ताकि आसानी से वो अपना टिकट ले सकें। और अब नजर डाल लेते हैं अगली खबर पर। अगली खबर उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश आज एक्सपोर्ट हब के तौर पर मशहूर हो रहा है, ये योगी का बयान है। और बता दें कि रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने वजीर आला के साथ यौम उत्तर प्रदेश तकरीब का इफ्तिताह किया और अपने बयान में उन्होंने उत्तर प्रदेश की तारीफ भी की। और अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर हमने ली है नाजरीन रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस से। आपको बता दें कि लखनऊ में 5 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई है जिसमें 5 हलाक बताए जा रहे हैं और दर्जनों के दबे होने का अंदेशा भी बताया जा रहा है। और दिल्ली NCR समेत 5 रियासतों में जलजले के कल झटके महसूस किए गए थे और लखनऊ की जो ये इमारत है, ऐसा बताया जा रहा है कि ये इमारत जलजला आने के तकरीबन 3 घंटे के बाद मुनहदिम हो गई है। अब इसके पीछे की जो कहानी है, जो तफ्तीश है, वो की जा रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पे नजर डालते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने तालीम के आलमी दिन को अफ़गान ख़वातीन और लड़कियों के नाम कर दिया है। और अगली खबर पर नजर डालते हैं। और नाज़रीन, ये खबर हमने ली है हमारा समाज से। यूक्रेन के कई इलाकों में फ़िज़ाई हमले की वार्निंग जारी कर दी गई है। और इसी अखबार की अगली खबर पर भी नजर डाल लेते हैं। अमेरिका से ये खबर है, बालिगों के लिए एक और कोविड वैक्सीन लगवाने की तजवीज़ पेश की गई है अमेरिका में। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और कुछ और खबरों पर नाज़रीन नज़र डाल लेते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए 3 मैचों की एक रोजा सीरीज का तीसरा मुकाबला भारत ने 90 रन से अपने नाम कर लिया। इस शानदार जीत के साथ ही भारत ने सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया है।
इंदौर में खेले गए इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को 386 रन का हदफ दिया था। भारत के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने सेंचुरी लगाते हुए पहले विकेट के लिए 212 रनों की शिराकतदारी की। अपने इनिंग्स में रोहित शर्मा ने 101 रन बनाए, जबकि शुभमन गिल ने 112 रन की इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड की जानिब से ब्लेयर टिकन्स और जैकब डबी ने तीन विकेट लिए। वहीं भारत के जरिए दिए गए हदफ का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 295 रन पर ही सिमट गई और मैच 90 रन के फर्क से हार गई। न्यूजीलैंड के लिए डोएन कानवे ने 138 रनों की इनिंग्स खेली। भारत के लिए कुलदीप और शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट हासिल किए। इस सीरीज को जीतने के साथ ही भारत वनडे रैंकिंग में पहले मुकाम पर आ गया है। और आइए नाज़रीन, आप जान लेते हैं मौसम का मिजाज। तो नाजरीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।